Hello friends, welcome to Manu Law Classes. I am Gautam Dikshit, subject matter expert GK and current affairs. Today in this video, I am going to discuss important questions of the month of July 2021. These questions are important for your CLAT exams, ALET and other law entrance exams. These questions are in the format of MCQ followed by 5 options, and then we will discuss about the correct answer and what is the rationale or explanation of that question. So let's start with the video. Before I start, we at Manu Law Classes, we have already started with 1 year and 2 year course program for CLAT and ALET and other law entrance exam. To know more about these courses, you can call us at 9971 444 054 or you can visit us at www.lawentраnceindia.com. My friends, let me remind you again that we have started with the 15-day free trial. Now what is the benefit of this 15-day free trial? इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि फॉर द 15 डेज आपको एक्सेस होगा हमारे लाइव क्लासेस के लिए. यू कैन अटेंड आवर लाइव क्लासेस फॉर द 15 डेज. वंस यू हैव एनरोल, उसके 15 दिन तक आप इसको एक्सेस कर सकते हैं. अलॉन्ग विद दैट हमारे जितने भी रिकॉर्डेड कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स हैं जो आपके क्लैट और बाकी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी आपको एक्सेस होगा. आप हमारे टॉपिक और सेक्शनल टेस्ट को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं. साथ ही साथ आप अपने परफॉर्मेंस को भी जज कर सकते हैं बाय एक्सेसिंग आवर स्टेट ऑफ द आर्ट एनालिटिक्स विच इज़ हेल्पफुल फॉर आइडेंटिफाइंग योर वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरिया. वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरिया जानने के बाद आप अपने स्ट्रैटेजीज को उस तरीके से कैलिब्रेट कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम आउटपुट. अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये यूनिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर का फ़ायदा कैसे लें, कैसे इसमें एनरोल करें. ये बहुत ही ईजी है. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, नीचे आपको एक लिंक मिलेगा फॉर द 15-डे फ्री ट्रायल. आप उसको क्लिक कीजिएगा. जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक लैंडिंग पेज पर लेकर जाया जाएगा जहाँ पे एक फॉर्म होगा. उस फॉर्म को भरिए, सबमिट कर दीजिए एंड देन यू आर सेट टू एक्सेस आवर 15-डे फ्री ट्रायल. अब हम मूव करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. और जैसे कि आप लोगों ने क्लैट का पेपर देखा इस साल का भी, दैट questions have been asked from the important international day, their themes, their importance and how they are related to India. तो हमारा पहला ही क्वेश्चन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन. ऑप्शन ए इज 10th जुलाई, बी इज 11th जुलाई, सी इज 12th जुलाई, डी इज 13th जुलाई, ई इज नन ऑफ द अबव. आई थिंक आप में से बहुत लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा होगा. बहुत ही ईजी है ये. अभी अभी सेलिब्रेट किया गया. इस दिन का इंपॉर्टेंस क्या है? इसी दिन पे मैं आपको एक और हिंट दे रहा हूँ. The Uttar Pradesh government released its population policy for the year 2021-2030. Okay, चलिए राइट आंसर की तरफ चलते हैं. The correct answer is 11th July. Okay, so the World Population Day, as you can see, is annually observed on 11th July. अब 2021 का थीम क्या है? तो 2021 का जो थीम है that is the impact of COVID-19 pandemic on fertility. ओके, थीम अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आपके क्लैट के एग्जाम्स के लिए. थीम से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो यू शुड आल्सो नो द थीम ऑफ द क्वेश्चन. ओके, नाउ फ्रॉम व्हेन दिस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड, सो द इवेंट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम UNDP भी कहते हैं. ओके, नाउ देयर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिनके बारे में मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट भी हैं. नाउ विच इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ दिस 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. फाइन. सो द इवेंट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इन द ईयर 1989. ओके, व्हाई 1989 दोस्तों? 1987 में when the world population reached 5 billion, okay, so the governing council of the United Nations Development Program, they passed the resolution that the 11th July, because on 11th July 1987 the world population reached 5 billion, so on that day the world population day is celebrated. Fine, आगे चलते हैं. ये अभी बहुत ही 2 दिन बस पुराना न्यूज़ है and very important. Who among the following has been appointed as the Chief Minister of Karnataka? Chief Minister of Karnataka किन्हें अपॉइंट किया गया है?
चलिए राइट आंसर की तरफ चलते हैं। द आंसर इज बी, बसवराज बोम्मई। एक बार इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। बी एस येदियुरप्पा ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं। ओके, ही रिजाइंड। आफ्टर दैट बसवराज बोम्मई बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। नाउ हु इज बसवराज बोम्मई? ही इज द फादर ऑफ एस आर बोम्मई। नाउ एस आर बोम्मई, एक केस भी है सुप्रीम कोर्ट का, एस आर बोम्मई केस। ओके, एस आर बोम्मई केस। This case is related to the application of presidential rule in the state. What are the limitations of presidential rules in the state? What is the role of governor in that process? Fine. So S.R. Bommai case. So he is the son of S.R. Bommai. So let's look at the rationale. Sri Baswaraj Somappa Bommai, ये इनका पूरा नाम है. He is the incumbent and 23rd Chief Minister of Karnataka. He is the member of Legislative Assembly in the State Legislature of Karnataka from the seat called as Shiggaon. Okay, from the seat called as Shiggaon. Now, the next question, here I would like to give you the time. Sendai Framework. Sendai Framework is related to which of the following? A. Prevention of violence against women. B. Prevention of drug trafficking. C. Prevention of child labor. D. Disaster risk reduction. E. None of the above. Right answer की तरफ चलते हैं. It is disaster risk reduction. Okay, the National Disaster Management Act 2005 ये न्यूज में था because there was the growing call in India that the family of the person who has died of COVID-19 during the second wave, they must be given the compensation जो NDMA Act सेक्शन 12 में कवर होता है. ओके, सो सेक्शन 12 जो है NDMA एक्ट का, इट कवर्स विद, it is related with relief and rehabilitation during disaster. ओके, बट सेक्शन 12 का एक वो है कि इसमें कोई भी ये फिक्स नहीं है कि मॉनेटरी कंपनसेशन देना जरूरी है. सेक्शन 12 में ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि 4 लाख मॉनेटरी कंपनसेशन देना जरूरी है. द ओनली थिंग इज दैट दे विल work for relief and rehabilitation, providing food, water, shelter, anything needed. But it is not mentioned that they have to give money for this thing. Okay, so that's why the government of India said that if we go on giving rupees 4 lakh to every person's family who have died of COVID-19, तो जो हमारे बाकी के जो प्रोग्राम चल रहे हैं फॉर रिलीफ एंड रिहेबिलेशन, ऑक्सीजन सप्लाई, इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, वो सारे इम्पैक्ट हो जाएंगे. फर्स्ट थिंग. सेकेंड, स्टेट के पास इतना रिसोर्सेस नहीं है अब कि दैट दे कैन प्रोवाइड दिस मॉनेटरी कंपनसेशन ऑफ 4 lakh rupees to every person. Okay, so Sendai framework. Now, so the answer now you know, it is disaster risk reduction. So now coming to the explanation, the Sendai framework for disaster risk reduction. Okay, इसका पीरियड है 2015 से 2030 तक. इसके जो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द रिस्क. यहाँ पे रिस्क का मतलब जिस रिस्क के वजह से डिजास्टर हो सकता है. सेकेंड इज स्ट्रेंथन द गवर्नेंस. थर्ड इज इन्वेस्टमेंट इन डिजास्टर रेजिलियंस एंड देन एनहांसिंग द डिजास्टर preparedness. That is the 4 important points covered by Sendai framework. Now, which of the following country holds the presidency of G20 in 2021? So, I know that you already know about G7. The meeting was held at Cornwall in UK, where there was a talk about global minimum corporate tax at 15%. Okay, at 15%. Fine. तो अब ये जो है it will be considered at G20. तो आपको बताना है कि the presidency of G20 is held by which of the following country in 2021? A is Italy, B is France,
A is Italy, B is France, C is United Kingdom, then United Arab Emirates and none of the above. ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था. अगर आप इसका सिटी भी बता सकते हैं कमेंट में तो बहुत अच्छा होगा. So let's go to the answer. The answer is Italy. So the G20 presidency of 2021 is held by Italy, and the G20 foreign meeting was held at Matera, Basilicata in Italy. Fine. Then the G20 head of government, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स आएंगे, that will be held in Rome. फॉरेन मिनिस्टर्स मीट था. इसमें फर्क करना एग्जाम में या न्यूज़पेपर में, सॉरी न्यूज़पेपर में जब भी आप पढ़ते हैं तो आपको ये ध्यान देना होता है कि फॉरेन मिनिस्टर्स मीट है, फाइनेंस मिनिस्टर्स मीट है, हेड ऑफ गवर्नमेंट मीट है, ये तीनों अलग अलग होते हैं. इन तीनों की वेन्यू भी अलग अलग होती है. ओके, सो हियर द मीटिंग वाज ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स विच वाज हेल्ड एट मटेरा बेसिलिकाता इन इटली. फाइन. जब हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग होगी, इट विल हैपन इन रोम इन इटली in month of October. Fine. India is not a member of G7, but India was invited to G7 along with Australia and South Korea this year. But India is not the member of G7, but India is the member of G20. Fine. So India will chair the G20 in the year 2023. Now, Which of the following is not a core sector of an Indian economy? इंडियन इकोनॉमी में आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हर दूसरे या तीसरे दिन कोर सेक्टर के बारे में कुछ ना कुछ आता रहता है कि कोर सेक्टर इज परफॉर्मिंग गुड या कोर सेक्टर इज परफॉर्मिंग वेरी बैड, जो भी है. ठीक है, तो उसमें से कोर सेक्टर्स में 8 सेक्टर्स हैं. आउट ऑफ दैट नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट 8 कोर सेक्टर. फाइन. कोर सेक्टर का मतलब होता है those sectors of an Indian economy upon which the other industries are dependent. Okay, अगर ये 8 कोर सेक्टर नहीं होंगे तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया में हो ही नहीं पाएगा. सो दे आर फंडामेंटल फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया. उसको हम कोर सेक्टर कहते हैं. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर सेक्टर. सो लेट्स मूव टू द करेक्ट आंसर. द आंसर इज नन ऑफ द अबव. ओके, मैंने यहाँ पे टेबल में 8 कोर सेक्टर्स लिख दिए हैं आपके रिविजन के लिए. So it is CC, coal and crude oil. Then FC, fertilizer and cement. CCFC. Then NP, SE. Okay, natural gas, petroleum refinery, steel and electricity generation. So coal, crude oil, natural gas, petroleum and oil refinery, fertilizer, cement, steel and electricity. Now this 8 core sector, ये हमारे 40.2% ऑक्यूपाई करते हैं वेटेज इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. सो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज अ आउटपुट बेस्ड इंडेक्स. ओके, इट इज एन आउटपुट बेस्ड इंडेक्स. अगर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अगर बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब इंडस्ट्रियल आउटपुट इंडिया में बहुत ज़्यादा है. अगर कम है तो इसका मतलब बहुत ही कम होगा. आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं दैट ड्यूरिंग द कोविड-19 आपके हिसाब से IIP शुड हैव इंक्रीज्ड और इट शुड हैव डिक्रीज्ड. क्या होना चाहिए ड्यूरिंग कोविड-19? द IIP इंक्रीज हुआ होगा या डिक्रीज हुआ होगा? प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेट लीप फॉरवर्ड इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, ये एक हिस्ट्री का टर्म है, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड. नाउ इट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द हिस्टोरिकल मूवमेंट. ओके, सो इज इट रिलेटेड विद द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया or withdrawal of US armed forces from Afghanistan, then second 5-year plan of People's Republic of China, or the restructuring of political and economic structure in Russia led by Mikhail Gorbachev. And E is none of the above. So the correct answer is the second 5-year plan of People's Republic of China. Now I just want to tell you something, that just like Russia, China also follows the communist model of economy. Communist model of economy में क्या होता है? That the means of production is completely owned by the government. That's why these types of economy is known as command economy. Command economy. Right? The government will command, and then the industrial production will likewise take place in the country. Fine. So यहाँ पे क्या हुआ? That when China got independent, so after the communist regime came in the power, and then communist regime they
introduced the planned economy in China from their second 5-year plan. That second 5-year plan is called as the Great Leap Forward. It is called as Great Leap Forward. And now it was not only an economic restructuring of China, but it was also the social restructuring of China. So economic and social restructuring of China, which was led by Chinese Communist Party, especially Mao Zedong. Mao Zedong. Now who is Mao Zedong? Mao Zedong is the founding father of People's Republic of China. Fine. He is the founding father of People's Republic of China. And he was also the chairman of the Communist Party of China for a very long time, from 1949 to 1976. Now, what was the objective of the Great Leap Forward? The objective of the Great Leap Forward was to reconstruct the country, which was agrarian economy, into a communist society. Into a communist society. Means to industrialize the economy, but based on communist pattern, not on the capitalist pattern. Now, did India follow communist pattern, capitalist pattern, or mixed economy after independence? Please answer me in the comment box. Now, Wakhan Corridor. This was in news, but I will not tell with which news it was associated. So, Wakhan Corridor connects which of the following two countries? So, does it connect Tajikistan and Pakistan, Afghanistan and China, India and China, Iran and Afghanistan, or none of the above? So, the correct answer is Afghanistan and China. It was in news because Taliban earlier in this month, July month, they occupied the Wakhan Corridor, which connects which connects Afghanistan with China. It is a very important corridor. Earlier जो हम लोग earlier trade route का ये part था, ओके, जो सिल्क रूट और ये सब हम पढ़ते हैं, तो इसका एक पार्ट था वखान कॉरिडोर. सो द वखान कॉरिडोर इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ टेरिटरी फ्रॉम अफगानिस्तान एक्सटेंडिंग टू चाइना. इट सेपरेट्स ताजिकिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान एंड कश्मीर. ठीक है ना. द कॉरिडोर इज बिटवीन द पमीर माउंटेन्स. पमीर नॉर्थ कहते हैं हम. इट इज नॉर्थ ऑफ इंडिया. पमीर नॉर्थ डज नॉट कम इन इंडिया. इट इज नॉर्थ ऑफ इंडिया. फाइन. And this Wakhan corridor, it is between the Karakoram and Pamir North. It is between Pamir North and Pamir Mountains and Karakoram North. Karakoram in the south. इसकी टोटल जो लेंथ है वो 350 किलोमीटर है, बट उसकी जो विड्थ है इट इज जस्ट 13 to 65 किलोमीटर. कहीं कहीं पे 13 है, कहीं कहीं पे 65 किलोमीटर है. ओके. इट कम्स इन द बदख्शां province of Afghanistan. Badakhshan province is one of the province which was captured by Taliban in the month of July. Bicameralism मतलब legislature में two house. Okay. Bicameralism का मतलब होता है the legislature has two house. One is upper house and one is lower house. So in India, okay, this provision of bicameralism was introduced in provinces by which of the following act? By which of the following act of the government of India during British Raj? During British Raj, bicameralism was not adopted after 1947. Earlier, it was there in existence. So the correct answer is the Government of India Act 1935. So the Government of India Act 1935, it introduced the bicameralism in 6 out of 11 British provinces. They were Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam and United Provinces. In these 6 provinces, the bicameralism, upper house and lower house, it was introduced by the Government of India Act 1935. Fine. Now, the model of governance, okay, the government part of the constitution, it was adopted from the British model, okay, which is called as Westminster model. Now, the next question, the first DNA vaccine in India, it is to be manufactured by which of the following company? Okay, so I think many of you know the correct answer. So the correct answer is Zydus Cadila. So it is the world's first plasmid DNA vaccine for COVID-19. This is the first
इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट जाइडस कैडिला कि दुनिया में पहला डीएनए वैक्सीन बनाने वाला ये कंपनी होगा जो इंडिया में है। इसकी जो एफिकेसी होगी, प्राइमरी एफिकेसी, वो 66.66% होगी। ओके, फॉर दोज पीपल हु हैव सिम्टोमेटिक आरटीपीआर पॉजिटिव कोरोना केसेस। फाइन। नाउ अभी तक जितने ट्रायल्स हुए हैं उसमें ये देखा गया है कि फॉर मॉडरेट टाइप ऑफ कोविड डिजीज, अगर सीवियर डिजीज नहीं है, मॉडरेट डिजीज है, तो उसके अगेंस्ट ये वैक्सीन 100% एफिशिएंट है, 100% एफिशिएंट है। ओके, फाइन। नाउ इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है विच इज कॉल्ड एज प्लग एंड प्ले टेक्नोलॉजी। नाउ व्हाट दिस प्लग एंड प्ले टेक्नोलॉजी विल डू, आप जानते ही हैं that corona virus is going under mutation अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, कप्पा, लामड़ा। अच्छा, डेल्टा में भी डेल्टा प्लस हो गया है। ओके, डेल्टा वेरिएंट इंडिया में पहले पाया गया था, अब वो म्यूटेट होकर डेल्टा प्लस हो गया है, तो बार बार हमें वैक्सीन का चेंज करना पड़ेगा। बट जाइडस कैडिला कम्स विद द यूनिक टेक्नोलॉजी ऑफ प्लग एंड प्ले टेक्नोलॉजी विच enables it to cater it with the changing mutations of COVID-19. Fine. And then this vaccine comes with the PharmaJet. It is a needleless vaccine. It will be the needleless vaccine. Okay, fine, which will ensure painless intradermal vaccine. इसका मतलब क्या है कि मसल्स में वैक्सीन नहीं लगेंगी जैसे अभी लगती हैं, स्किन के अंदर आप वैक्सीन को डाल दो, ठीक है, आप एकदम मसल में डालने की जरूरत नहीं है। ओके, so it is not intramuscular, it is intradermal. Dermal means skin. Now, who among the following is the incumbent Union Minister of Cooperation? ये काफी न्यूज में था, तो I hope that you must be knowing this answer. Okay, so the correct answer is C. Amit Shah. So first of all, the Union Ministry of Cooperation was formed in the month of July after the cabinet reshuffle, and Sri Amit Shah, who is the incumbent Home Minister of India, he is the first Minister of Cooperation in India. Now, why we need this ministry? Because to strengthen the functioning of cooperatives, especially the multi-state cooperatives. Okay, so the ministry will provide a separate administrative, legal, and policy framework for strengthening the cooperative movement in the country. Also, it will aim to streamline the working procedures of cooperatives, especially the multi-state cooperatives. इसके बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, so please follow my YouTube weekly current affairs where I have dealt with cooperation and Ministry of Cooperation and its function and the constitutional amendment in detail. Fine. चलो, and which constitutional amendment act introduced the word cooperative societies in the article 19(1)(c)? It was the Constitution 97th Amendment Act. It was Constitution 97th Amendment Act 2011, which provided for every citizen of India the right to form cooperative society. Okay, it has been included under article 19(1)(c), means right to freedom. Now, who among the following has been appointed as the president of Nepal? Very easy answer, because the Nepal political crisis is going on for more than a year. So the correct answer is C. Sher Bahadur Deuba. He has been recently sworn in as the Prime Minister of Nepal for the 5th time, and he is the President of Nepali Congress. Earlier, he was Prime Minister for 4 times, from 1995 to 1997, 2001 to 2002, 2004 to 2005, 2017 to 2018. Again, I have covered the Nepal political crisis with its background in detail, for which you can refer my YouTube lecture, Weekly Current Affairs. Now, the Troubles is associated with which of the following? Political violence in Ethiopia, military coup in Myanmar, Armenia, Azerbaijan conflict, Northern Ireland conflict, E. None of the above. इसका ब्रेक्सिट से लेना देना है, ठीक है ना। आप मेरा अगर लेटेस्ट यूट्यूब वीडियो देखेंगे जो मैंने
शूट की थी, उसमें मैंने इसको बहुत डिटेल से किया है कि हाउ इट इज रिलेटेड विद ब्रेक्सिट डील बिटवीन ब्रिटेन एंड यूरोपियन यूनियन एंड व्हाई नॉर्दर्न आयरलैंड हैज अगेन caught in the political haywire. So after that you will after watching that video you will come to know that what is the real problem. Fine. So now here the trouble, it is related with the political conflict between Ireland and Northern Ireland. मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे बता देता हूँ, नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है और आयरलैंड जो है इट इज द सेपरेट कंट्री कॉल्ड एज रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड. ओके, अब 1968 से ये झगड़ा चलते आ रहा है that Northern Ireland should be the part of Republic of Ireland and not the UK. But there are certain groups in Northern Ireland called as Unionist and Loyalist who are mostly Ulster Protestant, who are the one who in the past came from the United Kingdom and settled in the Northern Ireland. Okay, fine. Now they want to remain in UK, but Irish nationalists and Republicans, they want that Northern Ireland should be the part of the Republic of Ireland. Fine. Then to end this conflict in 1998, Good Friday Act or Belfast Agreement was agreed to provide the soft border between Northern Ireland and Republic of Ireland to end this political trouble, which is called as the Trouble. So who is the incumbent Union Minister of Electronics and Information Technology, जिसको हम MEITY भी कहते हैं, और ये जो पर्सनालिटी हैं ये काफ़ी न्यूज़ में थे. He is from IIT Kanpur. He has been an IAS officer. He was IAS officer. He cleared UPSC at the age of 24, and then he voluntarily retired. Then he had set up many companies. Okay. So who is that person? The option is B. He is Ashwini Vaishnaw. So Ashwini Vaishnaw is the incumbent Union Minister of Electronics and Information Technology, or called as MEITY. Fine. Now see, World Day for the International Justice बहुत ही important है. आप लोगों को क्लैट का एग्जाम देना है, आप लोगों को ये सब डेज जो होते हैं जो जस्टिस से, कॉन्स्टिट्यूशन से, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, ये तो आपको ज़रूर करना चाहिए. So the World Day for the International Justice is observed annually on which of the following days? So let's see the correct answer. It is 17th July. So what is the significance of the World Day for International Justice? Because on this day, the International Criminal Court was established. Fine, it was established by the, it was established on this day, the International Criminal Court. Fine. Now where it is located, please write me in the comment box. Now what is the role of this International Criminal Court? So first of all, it is the first permanent and independent international judicial institution. Now what does this judicial institution do? How is it different from International Court of Justice and Permanent Court of Arbitration? So the International Criminal Court, it tries those individuals who are accused of serious violations of international humanitarian laws and human rights. Means those people who were involved in mass ethnic cleaning, genocide, war crime. So the culprits of this humanitarian crime, they will be tried in International Criminal Court. Fine. Now you have the question that one, अगर International Criminal Court अगर genocide perpetrators को या war crime perpetrators को try करेगा, so what will be the role of national courts? So over here, the International Criminal Court is not replacing the National Court. But if National Court is not capable of prosecuting those perpetrators, then the International Criminal Court will come into action. Okay. Now the second important question from CLAD point of view, that where it is located. So it is located in the Hague, Netherlands. Now, which of the following is related with Rome Statute? So let's come to the right answer. The International Criminal Court, जिसके बारे में अभी हमने बात किया, Rome Statute ने International Criminal Court को establish किया. Okay,
at a diplomatic conference in Rome, Italy. Now see the date, 17 July 1998, and when it entered into force, 1st July 2002. Now, Global Survey on Digital and Sustainable Trade Facilitation is released by which of the following organization? Okay, so let's come to the correct answer. It is D, the United Nations Economic and Social Council for Asia and the Pacific. This, उसको हम यूनेस्कैप भी कहते हैं, यूनेस्कैप. So it released the Global Survey on Digital and Sustainable Trade Facilitation after every 2 years. ये बहुत ही important है, हर साल नहीं आता है, ये हमेशा 2 ईयर के बाद आता है. Now the assessment is based on 58 trade facilitation measures undertaken by different country. Okay, fine. There are 58 different types of trade facilitation. Trade facilitation का मतलब क्या होता है? वो सारे steps जिनसे trade between two countries become easy. Okay, ये जो parameters हैं 58 trade facilitations के parameters, it is based on trade facilitation agreement of the World Trade Organization. World Trade Organization is headquartered where? Please write me in the comment box, and who is the Director General of WTO. Now this survey is important for finding out that how countries are doing in the 58 trade facilitation parameters. Now Turant Custom was launched by, it was a program, it was launched by which of the following Indian government agency? These all are Indian government agency. So let's move to the correct answer. It is CBIC. इसको हम CBIC भी कहते हैं. Now CBIC क्या है? It is a faceless assessment program. Faceless assessment program का मतलब ये होता है कि import export करते वक्त उसको क्लियर कराना पड़ता है, कस्टम से क्लियर कराना पड़ता है. तो वहाँ पे ऑफिसर्स जो हैं उनका फिजिकली रहना इम्पोर्टेंट नहीं है. The whole transaction will be paperless and faceless. So this will improve the transparency in the import and export custom clearances. So it will also facilitate the ease of doing business. Now the ease of doing business India का जितना ज़्यादा होगा उतना ही foreign companies will try to set up their centers, production centers in India. Right now the ease of doing business ranking जो है इंडिया का अभी 63 चल रहा है. इंडिया का एम है कि that I should be in top 50. Fine. Ease of doing business is released. This report is released by the World Bank. Who is the president of the World Bank? Please write me in the comment box. Now, who is the current chairman of CBIC? M. Ajit Kumar is the current chairman of the CBIC. Now, Nyangchi, a border town in Tibet, is close to which of the following? So it was in news. मुझे लगता है कि आप सबको इसका राइट आंसर पता होगा. ठीक है, ये इंडिया चाइना डिस्प्यूट में एक नया एंगल जुड़ गया है. इट इज इन अरुणाचल प्रदेश, मीन्स नियर अरुणाचल प्रदेश. सो न्यांगची इज अ टाउन इन साउथ तिब्बत विच इज क्लोज टू अरुणाचल प्रदेश. इसको बहुत ही खूबसूरत जगह है, इसे स्विट्जरलैंड ऑफ तिब्बत भी कहते हैं. कभी गूगल पर जाके इसके इमेज देखना, इट इज रियली ब्यूटीफुल. फाइन, बट इट वॉज इन न्यूज फॉर टू थिंग्स. फर्स्ट, जी जिनपिंग, who is the president of China, he visited this area recently. उसके कुछ दिन पहले China had inaugurated its first railway line connecting Lhasa with Ningxi in this area. तिब्बत का जो फर्स्ट रेलवे लाइन है, it connects Leh with Ningxi, which is fully electrified, and the total length is 435.5 kilometer. Fine. And it is the first fully operational bullet train in Tibet. This is the importance. अच्छा, जो गालवान वैली का जो डिस्प्यूट हुआ था बिटवीन इंडिया एंड चाइना, was it in South Tibet? Was it in South Tibet or North Tibet? अगर आप इंडिया चाइना का बॉर्डर देखोगे, so it is divided into 3 sectors: Western, Middle एंड ईस्टर्न. ओके, यहाँ पे आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो गालवान वैली डिस्प्यूट था,
इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया है एक लैब में। ये इन तीनों में से कौन से सेक्टर में हुआ था? फाइन, लेट्स मूव अहेड। Who among the following has been sworn in as the 11th president of Israel? इसराइल का इलेक्शन बहुत दिन से न्यूज में था, 4 नेशनल इलेक्शंस हो गए, तो भी प्रेसिडेंट कौन बनेगा ये डिसाइड नहीं हुआ था। देयर वाज अ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन इजराइल। आफ्टर दैट अ प्राइम मिनिस्टर वाज अपॉइंटेड बाय कोalition of different ideological parties from different spectrum. Fine, but here I am asking you about the president, that who among the following has been sworn in as the 11th president of Israel? अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो कभी कभी एलिमिनेट करना चाहिए, ठीक है। आप थोड़ा सा अपने करंट अफेयर्स के नॉलेज को यूज करके इसमें ऑप्शंस थोड़ा सा एलिमिनेट कीजिए। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ एलिमिनेट कैसे करते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, तो ये कैंसिल हो गया। यार लिपिड इज द करंट फॉरेन मिनिस्टर, ही इज द करंट फॉरेन मिनिस्टर। ये अभी न्यूज में थे, क्यों न्यूज में थे? क्योंकि ये यूनाइटेड अरब अमीरात गए हुए थे, वहां पे भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा। ही इज द इंक्यूम्बेंट प्राइम मिनिस्टर। सो व्हाट ऑप्शन रिमेन्स? इसैक हर्जोग। हमेशा नन ऑफ द अबव नहीं सोचना चाहिए। इसैक हर्जोग, so he is the from the Labour Party of Israel who has been sworn in as the 11th president of Israel। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो ये कि डिफरेंट कंट्रीज में उनके पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, जैसे रशिया में डूमा बोलते हैं, इंडिया में पार्लियामेंट बोलते हैं, ब्रिटेन में पार्लियामेंट बोलते हैं, यूएस में क्या बोलते हैं? यूएस में कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस थिंग्स। फाइन, तो यहाँ पे नेसेट कहते हैं इसको, पार्लियामेंट ऑफ इजराइल को। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल इज राइट इंकुम्बेंट इज नफ्ताली बेनेट। अभी इजराइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। Which of the following became the first Gulf country to open its embassy in Israel? Normally, there are many wars have been fought between Israel and Arab countries, and the relation between Israel and Arab country is not very good. Okay, but one country is there which is warming towards Israel. They are having the now diplomatic channels open. They are having relations with Israel. You have to identify that one country. Now, this question is also related to the passage which was asked in CLAT in the year 2020। 2020 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जिसको अब्राहम अकॉर्ड कहते हैं। सो आइडेंटिफाई दैट कंट्री। चलो करेक्ट आंसर की तरफ मूव करते हैं। इट इज यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई। तो यूनाइटेड अरब अमीरात, जैसे मैंने आपको अभी पिछले स्लाइड में बताया कि यार लिपिड हु इज द फॉरेन मिनिस्टर of Israel, he visited UAE. Why? Now I told you, due to Abraham Accord which was signed between UAE, Israel and the USA, and was also signed by other countries like Bahrain. They came together and they signed the Abraham Accord in 2020, where the Arab countries, those who have signed it, including UAE, they committed that they will normalize their diplomatic relationship between Israel and themselves। जब भी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं होता है तो उस केस में एक दूसरे के कंट्री में किसी का एम्बेसी नहीं होता। Whenever you have the diplomatic ties, so both the countries will set up the embassy in each other territory। Okay, तो पहले ऐसा नहीं था, बट ये अब्राहम अकॉर्ड साइन करने के बाद now UAE has become the first Gulf country to establish its embassy in Tel Aviv। Tel Aviv। वैसे कैपिटल ऑफ जेरूसलम क्या है, सॉरी कैपिटल ऑफ इजराइल क्या है? प्लीज राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। फाइन, नाउ नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया? मुझे पता है आप में से ज्यादा लोगों ने ये आंसर को सोचा होगा, है ना? फाइन, बट दैट्स नॉट करेक्ट। इट इज वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश। ये न्यूज में था बिकॉज दिस याक, इसको हिमालयन याक भी कहते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट एज हिमालयन याक। ये भाई ये हिमालयन याक जो है ना, ये बहुत हाई एल्टीट्यूड पे मिलता है।
बट व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, इनका जो रेंज होता है टेम्परेचर का वो होता है -40°C से 13°C। 13°C के ऊपर का टेम्परेचर और -40°C के नीचे का टेम्परेचर ये झेल नहीं पाते। इसको हम क्या कहते हैं? टॉलरेंस लिमिट। वी कॉल इट एज अ टॉलरेंस लिमिट। जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी का भी एक टॉलरेंस लिमिट है कि कुछ अगर मान लो 0°C टेम्परेचर हो गया तो 50°C टेम्परेचर हो गया तो हमारा कहीं इसी के बीच में है। यू कैन से लाइक 15 to 35, 15 to 40, तो यही हमारा टॉलरेंस लिमिट है। इसके ऊपर टेम्परेचर गया तो हमारा तबीयत खराब हो जाता है। सेम विद द याक। ओके, सो ICAR के अंडर आता है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक। ये जो है याक का एक जो साइंटिफिक नाम है वो है पोएफागस ग्यूनिस एल, पोएफागस ग्यूनिस एल। ठीक है, तो दिस इज एस्टेब्लिश्ड एट दिरांग in West Kamang district of Arunachal Pradesh. Yak is now going through the climate change threat. तो अभी क्या हुआ कि ये न्यूज में था। ओके, सो याक इज accustomed to very cold temperatures and can survive, you can see, up to -40° से लेके 13°। ठीक, अब कुछ एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैंने इसमें इंक्लूड किया है कि इंडिया में कुछ ट्राइब्स हैं विच आर इन्वॉल्व इन रियरिंग याक। रियरिंग मीन्स डोमेस्टिकेटिंग याक। कौन कौन से हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रोकपा इन अरुणाचल प्रदेश, चंगपास एंड डोकपास इन लद्दाख, सिक्किम एंड हिमाचल प्रदेश। चंगपास एंड डोकपास इन लद्दाख, सिक्किम एंड हिमाचल प्रदेश। ठीक है, क्या ग्लोबली याक का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन क्या इंडिया में है? प्लीज इस कंफ्यूजन को आज ही खत्म कर दीजिए। इट इज नॉट इन इंडिया, इट इज इन चाइना। So the highest numbers of yak are found in China. Environment बहुत ही important होता है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है ना, चाहे वो आपका क्लैट हो, एलेट हो, चाहे वो आपका UPSC क्यों ना हो, इन्वायरमेंट एक डोमिनेंट थीम बन चुका है। सो इन्वायरमेंट रिलेटेड कोई भी न्यूज अगर आप देखते हैं तो उसको आप पढ़िए। इस साल के क्लैट के पेपर में भी पिछली बार इकोनॉमी वॉज डोमिनेंट बिकॉज ऑफ कोविड, दिस ईयर इन्वायरमेंट वॉज डोमिनेंट। और मैंने इसको प्रेडिक्ट भी किया था अपने क्लास में, बहुत बार बोला था मैंने यूट्यूब के चैनल पे, जब भी मैंने लेक्चर्स लिए तो मैंने कहा कि इन्वायरमेंट इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट दिस ईयर। चलिए, रामगढ़ विषधारी सेंचुरी, ये भी न्यूज में था। ठीक है, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। इट इज अ टाइगर रिजर्व विच वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज द टाइगर रिजर्व बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब ये कौन से स्टेट में है आपको ये बताना है। चलिए आप खुद बताइए। मुझे लगता है कि आप सबने राइट आंसर दिया होगा। इट इज सी, राजस्थान। सो द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज अप्रूव्ड रामगढ़ विषधारी सेंचुरी, नाम याद रखिए, रामगढ़ विषधारी, एज द 4th टाइगर रिजर्व इन राजस्थान। ठीक है ना, टाइगर रिजर्व इन राजस्थान, जहां कहीं भी टाइगर का पॉपुलेशन को हमें बचाना है। फॉर एग्जांपल करेंटली एक आज इंटरनेशनल टाइगर डे भी है। ओके, सो इफ यू विल सी द प्रोजेक्ट टाइगर, इट वाज लॉन्च्ड इन 1973। आज 2021 में इंडिया में 2967 टाइगर्स है, बहुत ज्यादा, 2967 टाइगर्स, which is equivalent to 70% of total population tiger. Okay, this reflects on the success of Project Tiger. Fine. Project Tiger का एक important concept होता है टाइगर रिजर्व, कि हम टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करते हैं जहाँ पे टाइगर के पॉपुलेशन को बढ़ाने में हमारा खास फोकस होता है। Fine. So there are around 51 tiger reserves in India. Out of that, right now 4 are in Rajasthan. Fine. So one is this one, Ramgarh Vichhdari. The next is Sariska Tiger Reserve, अरावली के पास है। रणथंबोर नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व। एक मैं आपको और इंफॉर्मेशन दे देता हूँ क्लैट के हिसाब से। यूनियन मिनिस्टर बहुत पूछता है क्लैट, इधर हु इज द इंकम्बेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो कैबिनेट रीशफल के बाद श्री भूपेंद्र यादव।
नाउ द इंटरनेशनल टाइगर डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन, तो मैंने इसका आंसर शायद दे भी दिया था, चलो आप ट्राई कीजिए इसका आंसर। द इंटरनेशनल टाइगर डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 29 जुलाई। फाइन, so it is also called as global tiger day। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रेज अवेयरनेस फॉर टाइगर कंजर्वेशन। और इसको कब क्रिएट किया गया था? इन 2010 एट सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट which was held in Russia। Fine, fine। Next question is India's first drone defense dome program is known as। अभी अभी जम्मू कश्मीर एयरफोर्स, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पे 2 ड्रोन अटैक्स हुए थे, तो उस रिस्पेक्ट में दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट, तो आइडेंटिफाई इंडियाज फर्स्ट ड्रोन डिफेंस डोम प्रोग्राम। So let's come to the answer. It is Indrajal. So the Hyderabad-based company Green Robotics has developed India's first indigenous drone defense drone called as Indrajal। ठीक है। अभी रिसेंटली इंडिया का रैंक कितना है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में? साइबर सिक्योरिटी इज नाउ just like environment, cyber security is also becoming a very dominant theme in the world। India cyber security के लिए India has passed like the new IT rules, guidelines, then India is considering the data protection bill। Okay, so they are all for protecting the data, making the cyber net, making the cyber environment more secure। अभी Pegasus का आपने सुना था, the Israeli software developed by NSO, a cyber security company in Israel। आपने देखा कि it is a spyware based on 2 concepts, zero click and zero day। ये इसका सबसे डेंजरस कॉन्सेप्ट है, zero click and zero day। फाइन, ये क्या होते हैं Pegasus, how it is harmful, what the reports are saying। So please watch my YouTube video which was uploaded this week। अभी यहाँ का क्वेश्चन देखते हैं। इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 वाज 10th। सो इंडिया वाज रैंक 10th इन द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020। अब आपके लिए और इन्फॉर्मेशन है कि कौन इसको रिलीज करता है, तो इट इज द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन विच इज हेडक्वार्टर्ड एट जिनीवा इन स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, it is a specialized agency of the United Nations। When the United Nations Day is observed annually, please write me in the comment box। The United Nations Day कौन से दिन को observe किया जाता है? It is also called as Foundation Day of the United Nations। Please write me in the comment box। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी ये न्यूज में था, कल ही न्यूज में था, ओके, अबाउट द यूनेस्को। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। सेट ए में all the Indus Valley civilization sites are there। यहाँ पे सारे स्टेट्स हैं। आपको इसमें से इनकरेक्ट पेयर को चूज करना है। यूज योर करंट अफेयर्स नॉलेज। अब भी बस कल ही न्यूज में आया हुआ है ये, ठीक है। एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। ओके, सो व्हाट कैन बी द इनकरेक्ट मैच? सो ए इज धोलावीरा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, दाइमाबाद महाराष्ट्र। ये सारे के सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स है। कौन से स्टेट में लोकेटेड हैं? तो धोलावीरा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, दाइमाबाद महाराष्ट्र। चलिए फटाफट एकदम, धोलावीरा राजस्थान। क्यों? क्योंकि धोलावीरा भाई गुजरात में है। अभी धोलावीरा हैज बिकम द 48th यूनेस्को हेरिटेज साइट इन इंडिया। न्यूज में था ना ये, ठीक है। तो धोलावीरा ये हड़प्पन एरा सिटी है, गुजरात में है। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिल चुका है। इसके साथ साथ रुद्रेश्वर टेम्पल या रमप्पा टेम्पल तेलंगाना में है, उसे भी इस लिस्ट में लिया गया है एट द 44th सेशन ऑफ द यूनेस्को। फाइन, अब धोलावीरा के बाद गुजरात में टोटल 4 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। तो कौन कौन से हैं? धोलावीरा, चंपानेर नियर पावागढ़,
ठीक है। चंपानेर इज ऑल्सो फेमस फॉर इन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, चंपानेर। देन रानी की वाव इन पाटन इन गुजरात, एंड देन द हिस्टोरिक सिटी और यू कैन से ओल्ड सिटी ऑफ अहमदाबाद, हिस्टोरिक सिटी और ओल्ड सिटी ऑफ अहमदाबाद। अब हमारे पास 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो गुजरात में है, इंक्लूडिंग धोलावीरा। आगे चलिए, अफ्रीका लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी है? तो ये आंसर की तरफ चलते हैं। इट इज द ग्रेट इथोपियन रेनेसेंस डैम, जिसको पहले मिलेनियम डैम भी कहा जाता था। ओके, फाइन फाइन। इसका तीसरा नाम भी है हिदासे डैम। ये किस रिवर के ऊपर बन रहा है? ब्लू नाइल रिवर। अगर आप नाइल रिवर को देखेंगे तो नाइल रिवर के 2 हेड वाटर है, ब्लू नाइल प्लस व्हाइट नाइल। ये 2 रिवर आगे जाके रिवर नाइल बनते हैं। ओके, फाइन। सो इन इथियोपिया अंडर कंस्ट्रक्शन सिंस 2012. Now this dam is dispute between 3 countries: Ethiopia, Sudan, Egypt. प्रॉब्लम क्या है? Sudan and Egypt, they are lower riparian country. Lower riparian country. Ethiopia is upper riparian country. Upper riparian country. Okay, Ethiopia is the upper riparian country. तो इनकी वजह से क्या हुआ है कि सारा वाटर ये डैम रोक लेगा। सो दिस सूडान एंड इजिप्ट विल हैव लेस फ्लो ऑफ वाटर। ये पूरा डिस्प्यूट का इंपॉर्टेंट वो है। Fine. Now there is a program called as Unmukt. Now which of the following Union Ministry has launched the program Unmukt? Okay. So the correct answer is the Union Minister of Tribal Affairs. Fine. The Union Ministry of Tribal Affairs. So Unmukt, which aims to eliminate sickle cell anemia. सिक्कल सेल एनीमिया मतलब जो आपके ब्लड सेल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं। फाइन, अगर वो इस शेप में हो जाए, मीन्स नॉट सर्कुलर, लेस देन सर्कुलर, इसको हम कहते हैं सिकल शेप। सिकल शेप, ओके। ये इंडिया में ट्राइबल एरिया में बहुत पाया जाता है। फाइन, सो द सिकल सेल एनीमिया इन ट्राइबल अफेयर्स, उसको एलिमिनेट करने के लिए वी हैव द प्रोग्राम कॉल्ड एज उन्मुक्त। नाउ हु इज द इंकम्बेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स? ही इज श्री अर्जुन मुंडा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कृपया ये बताइए कि हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर राइट नाउ आफ्टर द कैबिनेट रिशफल। नाउ एज पर द हुरून्स एलगिव्स टॉप 50 गिवर्स लिस्ट, हु अमंग द फॉलोइंग नेम appeared as the world's top philanthropist in 20th century? 21st century नहीं, इस सेंचुरी की बात नहीं हो रही है, पिछले सेंचुरी की बात हो रही है। ओके, फाइन। सो इज इट बिल गेट्स, सर जमशेदजी टाटा, ही इज द फाउंडर ऑफ टाटा, JRD टाटा, रतन टाटा, और नन ऑफ द अबव? So let's come to the correct answer. It is Sir Jamshedji Tata, who has emerged as the top philanthropist of the 20th century according to Haroon Algiv's top 50 givers list. Now, World Day Against Trafficking in Persons is observed annually on which of the following date? So the correct answer is 30th July. So World Day Against Trafficking in Persons is observed annually on 30th July. 2021 का जो थीम है वो है विक्टिम वॉइसेस लीड द वे। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस थीम? इट इज सेइंग दैट वी शुड लिसन टू एंड वी शुड लर्न फ्रॉम द सर्वाइवर्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग बिकॉज दे आर द की एक्टर्स इन फाइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। क्योंकि वही बताते हैं कि मुझे कैसे फंसाया गया था, कैसे मुझे मेरी ट्रैफिकिंग की गई थी, कहाँ से मुझे उठाया गया था, कहाँ लेके जाया गया था, मुझसे वहाँ पे क्या करवाया जा रहा था। सो दिस एक्सपोजेस द होल नेक्सस ऑफ ट्रैफिकिंग इन द वर्ल्ड। सो सर्वाइवर्स आर द की टू एलिमिनेट द ट्रैफिकिंग इन द वर्ल्ड। राइट मी इन द कमेंट बॉक्स दैट व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अगेंस्ट ट्रैफिकिंग, व्हिच प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग, बेगार लेबर्स इन इंडिया।
Now, Mimang Chetan, which was in news recently, is which of the following? So it is the new military unit raised by China for the high altitude warfare in Eastern Ladakh. ठीक है ना, ईस्टर्न लद्दाख, गलवान वैली के बाद चाइना इज raising a new separate army called as Mimang Chetan. Fine. So here I will end the lecture. I hope you must have liked the lecture. If you have any comment, please do comment me in the comment box. Please answer the questions which I have asked you in the comment box. And if you have any suggestions for us, please let us know by commenting in the comment box. Thank you everyone. Take care. Have a nice day. Have a nice weekend also.